हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, दुनिया भर में हेडलाइंस तो बहुत होती हैं, पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि उसे किसने मुमकिन बनाया। आज हम नेपाल की एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं। ये कहानी है सुशीला कार्की की, न्याय की एक ऐसी शख्सियत जिन्हें तब देश की बागडोर संभालने के लिए बुलाया गया जब देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था। तो चलिए इस कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। बात है साल 2025 की, जब नेपाल एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा था। करप्शन के खिलाफ देश के नौजवान सड़कों पर थे और उनके जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों ने सरकार का कामकाज बिल्कुल ठप कर दिया था। और इसी उथल-पुथल के बीच एक ऐसे लीडर का नाम सामने आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और कमाल की बात यह है कि उन्हें सत्ता में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बल्कि देश का जेन ज़ी आंदोलन लेकर आया। वो युवा जो भ्रष्टाचार से तंग आ चुके थे। तो आखिर सुशीला कार्की हैं कौन? उनका सफर कोई महलों या सत्ता के गलियारों से शुरू नहीं हुआ, बल्कि नेपाल के एक गांव के खेत से शुरू होकर अदालत तक पहुंचा। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1952 में विराटनगर के किसान परिवार में उनका जन्म हुआ। फिर उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया और 1978 में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली। और बस अगले ही साल 1979 में उन्होंने अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। और एक जज के तौर पर कार्की को सिर्फ एक चीज के लिए जाना जाने लगा, करप्शन के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। 2009 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति और फिर 2016 में देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने तक वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत ही निडर आवाज बन चुकी थीं। और इसका सबसे बड़ा सबूत, उन्होंने नेपाली इतिहास में जो कर दिखाया वो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने पहली बार किसी सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर जयप्रकाश गुप्ता को भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाई। ये एक लैंडमार्क फैसला था। लेकिन उनका असर सिर्फ एक केस तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने एक पूरी विरासत बनाई। उन्होंने जुडिशियल इंडिपेंडेंस यानी न्यायिक स्वतंत्रता को बेखौफ होकर डिफेंड किया, महिलाओं के नागरिकता अधिकारों के लिए काम किया और भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामलों में ऐसी मिसालें कायम की जिनसे वो ईमानदारी और अखंडता का दूसरा नाम बन गई। लेकिन जब आप इतने कड़े फैसले लेते हैं तो इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। उनका ये अटूट रवैया उन्हें सीधे सीधे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के साथ टकराव के रास्ते पर ले आया। और ये टकराव अपने चरम पर पहुंचा 2017 में एक महाभियोग यानी इम्पीचमेंट शोडाउन के रूप में। तो ये टकराव आखिर शुरू कैसे हुआ? इसकी चिंगारी भड़की पुलिस चीफ की नियुक्ति को लेकर हुए एक विवाद से। कार्की की अदालत ने कहा कि नियुक्ति सीनियरिटी के आधार पर होनी चाहिए, जो कि नियम है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की पसंद पर पॉलिटिकल फेवरेटिज्म यानी राजनीतिक पक्षपात के गंभीर आरोप लग रहे थे। और सरकार का रिएक्शन बहुत तेज और बहुत सख्त। रूलिंग कोएलिशन के 249 सांसदों ने मिलकर उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव दायर कर दिया। अब समझने वाली बात यह है कि इस कदम को सिर्फ एक जज के खिलाफ उठाया गया कदम नहीं माना गया। देश में और देश के बाहर ऑब्जर्वर्स ने इसे नेपाल की पूरी जुडिशरी, पूरी न्यायपालिका की आज़ादी पर एक सीधा हमला बताया। इतने जबरदस्त राजनीतिक दबाव के बावजूद जानते हैं क्या हुआ? महाभियोग को आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने ही सस्पेंड कर दिया और कार्की ने अपना कार्यकाल पूरा किया। इस एक घटना ने उनकी रेपुटेशन को हमेशा के लिए बदल दिया। वो रिटायर तो हुई, लेकिन एक नेशनल आइकन बनकर, एक ऐसी प्रतीक जिसने कानून के राज के लिए कभी समझौता नहीं किया। उनकी विरासत के ये जो पिलर्स हैं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, एंटी करप्शन आइकन, वुमेन राइट्स की चैंपियन, यही वो वजह थी कि सालों बाद जब युवाओं को एक नेता की तलाश थी तो उनकी नज़र सुशीला कार्की पर ही जाकर टिकी। तो उनकी कहानी हमें इसे एक बहुत पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाती है, नेपाल के भविष्य के लिए और शायद हर देश के लिए, कि क्या एक लीडर की ईमानदारी और सिद्धांत वाकई एक पूरे देश का भविष्य बदल सकते हैं? देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।